नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हमारे एक स्टूडेंट ने कंपाइल करके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है। ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए डिस्कस करूंगा यहाँ पर, जिसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कल जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 12/12 को, उसमें इससे सवाल कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रह सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि सवाल इसी से आएंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, इम्पॉर्टेंट पहलुओं को टच करने की कोशिश की गई है इसमें। तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर एक बार इस वीडियो को देख करके जाइएगा। क्वेश्चन इंग्लिश में है, मैं हिंदी में भी डिफाइन करता हुआ चलूँगा। पहला सवाल है, पब्लिक सर्वेंट इज़ डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। जो पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक है वो किस में है? सेक्शन 21 में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, नथिंग इज़ एन ऑफेंस which is done in the exercise of a right of private defense is mentioned under which section of IPC। किस आईपीसी सेक्शन में लिखा हुआ है कि जो आत्मरक्षा के अधिकार में किया गया कार्य जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? सेक्शन 96 में है। तीसरा सवाल, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ETC इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। तो ये 98 आईपीसी में दिया हुआ है विकृचित व्यक्ति के बारे में। ठीक है। चलिए, चौथा सवाल है, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ इज मेंशन्ड अंडर विच सेक्शन। मतलब शरीर संबंधी जो है आत्मरक्षा के अधिकार में मृत्यु तक कारित करना 100 में दिया हुआ है। फिर है, व्हेन अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर दैन डेथ इज मेंशन्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ। और किस में जो है शरीर संबंधी प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु के भिन्न कुछ कारित कर सकते हैं? वो सेक्शन 101 में वर्णित है। छठा सवाल है, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ इन मेंशन्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। जो संपत्ति संबंधी अधिकार में जो है कब मृत्यु तक कारित कर सकते हैं? 103 आईपीसी बताता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो है पनिशमेंट वो 120 बी में है, आपराधिक षड्यंत्र जिसको कहते हैं। अनलॉफुल असेंबली जो है अवैध जमाव डिफाइन किया गया है सेक्शन 141 में। इसका पनिशमेंट भी आप जरूर देख लीजिएगा। ये सारी वीडियोस मैंने कवर किए हुए हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिर्फ लिया गया है। तो 141 में डिफाइन किया गया है, 142 में जमाव का सदस्य होना, 143 पनिशमेंट के बारे में बताता है। फॉर एन अनलॉफुल असेंबली हाउ मेनी पर्सनस आर नीडेड एज पर आईपीसी। तो 5 व्यक्ति चाहिए अनलॉफुल असेंबली के लिए। पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। फॉल्स एविडेंस मिथ्या कथन के लिए दंड, वो किसके लिए? मिथ्या साक्ष्य के लिए। तो 193 में है। एंड फैब्रिकेटिंग जो है, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, वो 192 में बताया गया है। चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं। इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। VVI करिए, न्यायिक कार्रवाई पे अगर कोई बैठा हुआ है तो उसको हम इंसल्ट करते हैं या उसके लोक सेवक के कार्य में बाधा पहुंचाते हैं, तो सेक्शन 228 आईपीसी में उसके बारे में पनिशमेंट दिया गया है। आगे है, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। तो ये आईपीसी के सेक्शन 272 में बताया गया है। 13वां है, पनिशमेंट फॉर मर्डर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। मर्डर डिफाइंड की, मर्डर जो है उसका पनिशमेंट किस में है? सेक्शन 302 या 302 में है। डॉडी डेथ के लिए जो है किस में है? तो 304 बी में बताया गया है डॉडी डेथ के बारे में, दहेज मृत्यु के बारे में। कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन ETC विथ इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, जो ड्रगिंग है, इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। ड्रगिंग इंपॉर्टेंट है, 328 में बताया गया है। विष आदि से जो है मृत्यु कारित करने की कोशिश करना या हर्ट करने की कोशिश करना। आइए अगला देखते हैं। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। ट्रैफिकिंग में जो है 370 में बताया गया है। थेफ्ट किस में डिफाइन है? तो 378 में। पनिशमेंट किस में है थेफ्ट का? 379 में। रॉबरी डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। रॉबरी किस में डिफाइन किया हुआ है? 390 में। डकैती किस में डिफाइन है? 391 में। व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर रॉबरी। रॉबरी के लिए कितना मैक्सिमम पनिशमेंट है? तो 10 साल है। पनिशमेंट फॉर रॉबरी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। जो पनिशमेंट है वो रॉबरी का किस में है? 392 में है। डकैती का पनिशमेंट 395 में है। ये अक्सर कंफ्यूज करता है, इस वाले पार्ट को जरूर इंपॉर्टेंट देखिएगा। यहाँ से एक सवाल रहेगा, तो स्टार मार्क कर दिया मैंने, यहाँ से एक सवाल रहेगा। चलिए, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। तो जो है मिसअप्रोप्रिएशन जो है 403 में डिफाइन किया गया है। रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 411। अगर कोई चोरी की संपत्ति रिसीव करता है तो 411 आईपीसी में
क्या है, पनिशेबल है। क्रिमिनल ट्रेसपास इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, 441 में क्रिमिनल ट्रेसपास है। वहीं पर ये जो कि क्रिमिनल ट्रेसपास है और क्रिमिनल जो है रेस्ट्रेन है, वो उसके बारे में, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन के बारे में देखिएगा और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में, ये दोनों भी सवाल आपको पूछा जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो ये है 510 में बताया गया है। चलिए अब सीआरपीसी से कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। अंडर विच सेक्शन पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, 41 में है। इसके साथ साथ आप 41 का ए, 41 का बी, 41 का सी और 41 का डी भी देख लीजिएगा। 41 के डी में क्या है, अपने मनपसंद वकील को रखने के लिए है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें से भी सवाल आपके रहेंगे। आइए देखते हैं 29 पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, किस में, तो कॉग्निजिबल केस जो है, संज्ञेय अपराध जो है, उसमें क्या है कि पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी मेंबर ऑफ आर्म फोर्स गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, तो ये सेक्शन 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट किस में बताया गया है, तो सेक्शन 46 में है। वहीं पर जो है कोई व्यक्ति किस लिए गिरफ्तार किया गया है और उसमें बेल वेल के बारे में है, इसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए किस में बताया गया है, तो सेक्शन 50 में बताया गया है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। पर्सनल सर्च सेक्शन 51 में है, लेकिन पर्सनल सर्च में जो है महिलाओं के लिए क्या है, प्रोसीजर फॉर पर्सनल सर्च ऑफ फीमेल पर्सन इज लेड, किस में है, तो सेक्शन 51 के 2 में है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्यूज्ड मेडिकल एग्जामिनेशन इज डन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस, मतलब पुलिस के कहने पर जो है मेडिकल एग्जामिनेशन एक्यूज का, वो 53 में है। वहीं पर है कि अगर आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं, पर्सन अरेस्टेड शुड बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, किसमें 24 आवर में उसको कहाँ करना है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। ये कौन सा सेक्शन सीआरपीसी का बताता है, सेक्शन 57 बताता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर्म ऑफ समन्स इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन, समन का प्रारूप जो है वो किस में है, तो 61 में बताया गया है। हाउस सर्च के बारे में किस में है, तो सेक्शन 100 है। इसको हाउस सर्च भी पूछ सकता है या ऐसे भी पूछ सकता है कि बंद स्थान की तलाशी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से भी अगर पूछता है तो आप उसे देख लीजिएगा, वही आंसर होगा इसका। आगे क्या है, कोई अनलॉफुल असेंबली में जो काम कर रहा है आर्म फोर्स, उसके लिए प्रोटेक्शन किस एक्ट के तहत है, तो ये है सेक्शन 132 में बताया गया है। आइए 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी एफआईआर डिस्क्राइब, 154, ये भी मैंने बताया। एफआईआर का फुल फॉर्म भी बताया है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। कुछ फुल फॉर्म वाले वीडियोस मैंने देखे हैं, दिए हैं, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आगे। बेल बाउंड इज इशूड टू द एक्यूज्ड एज पर द सेक्शन ऑफ 436 के तहत जो है बताया गया है जमानत कब मिल सकता है, तो बेल बाउंड के बारे में। एंड आगे आएंगे जब, तो क्या है, एंटीसिपेटरी बेल इज इशूड अकॉर्डिंग टू द विच सेक्शन, तो 438 में बताया गया है एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। किसके बारे में, एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। तो बेल के बारे में 3 ही सेक्शन है, 436, 437 और 438, ये तीनों मैंने कवर किया है, आप तीनों देख के जाइएगा, एक सवाल निश्चित रहेगा। चलेंगे आगे। एंटीसिपेटरी बेल के बाद देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन जजमेंट इन डीके बसु वर्सेज स्टेट ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल टू प्रिवेंट, जो इलीगल कस्टडी के लिए क्या है, ये डीके बसु गाइडलाइन आया था। आगे चलते हैं। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ समन आर इशूड बाय द कोर्ट, 2 कॉपी होता है, एक सर्व किया जाता है, एक अपना रखा जाता है। तो समन का 2 कॉपी होता है। मजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस इन कंप्लेंट फाइल्ड बाय आरपीएफ इन द कोर्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, तो इसको अगर सीधा सीधा पूछे तो 190 सीआरपीसी में होगा, अगर क्लॉज में पूछे तो 190 का सब क्लॉज ए में जो है उसके बारे में इसमें बताया गया है। 46 नंबर पे देखें। प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 82, क्या है, प्रोक्लेमेशन, ठीक है। उसके बाद आइए। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 83, सेक्शन 83 में बताया गया है अटैचमेंट कुर्की के बारे में। आइए। एनी अननेचुरल ऑब्लिक सस्पिशियस डेथ विल बी इंक्वायर्ड बाय पुलिस ऑफिसर, किस सेक्शन में होता है, जो यूडी केस है, जो अननेचुरल डेथ हो जाते हैं, तो सेक्शन 174 में उसके बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं। ऑर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एट कंक्लूजन ऑफ ट्रायल इज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन
442 में है 452 में है संपत्ति के व्ययन के बारे में, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एट कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, जब ट्रायल खत्म का कंक्लूजन हो जाता है। 50वां सवाल देखिए, केस रिलेटेड टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ imprisonment for a term exceeding 2 years is warrant case and less than 2 years summon case। ये पूछ सकता है कि वारंट केस में कौन आएगा, तो जो क्या है एक्सीडिंग 2 years, 2 साल से ऊपर, 2 साल से ऊपर वाला वारंट केस, 2 साल से नीचे वाला क्या हो जाएगा, वो समन केस के बारे में आता है। तो अब वारंट केस समन केस कहाँ डिफाइन है, ये भी आप इसी जगह पर मेमोराइज कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट में इंपॉर्टेंट है डाइंग डिक्लेरेशन वाला, तो 32 के 1 में दिया गया है, डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल अंडर विच सेक्शन ऑफ आईए। एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में सेक्शन 45 बार बार मैंने बनाया है। प्राइमरी एविडेंस के बारे में भी मैंने बताया, सेक्शन 62 में बताया गया है। प्राथमिक साक्ष्य के बारे में, सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बताया गया है 63 सेक्शन में, मतलब द्वितीयक साक्ष्य के बारे में। बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में मैंने बताया, सबूत का भार 101 में है। एज पर सेक्शन 102 ऑफ आईए क्रिमिनल केसेस बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन, जो प्रोसिक्यूशन है उस पर होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ लाई होता है, सबूत का भार किस पर होता है। द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी नोन एज, तो जो पार्टी करता है विटनेस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होता है बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी नोन एज, जो पार्टी विटनेस को बुलाती है उसको क्या कहा जाता है, तो वो एग्जामिनेशन इन चीफ कहलाता है। फिर क्या है, अगर विटनेस होस्टाइल हो जाता है, इसके बारे में किसमें बताया गया है, प्रोविजन ऑफ होस्टाइल विटनेस इज प्रोवाइड अंडर विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट आईए, तो 154 में बताया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिप्रेसिंग मेमोरी 159 में बताया गया, स्मृति ताज़ा करना। लीडिंग क्वेश्चन में आज लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा जा सकता है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में ही लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे है, एनी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रोड्यूस बिफोर ऑनरेबल कोर्ट ऑफ फॉर एग्जामिनेशन इज कॉल्ड, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है अब उसे भी क्या किया गया है, अब सबूत के तौर पर लिया गया है, तो उसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर लिया जाएगा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ आईईए। अंडर सेक्शन 3 आईईए में क्या बताया गया है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलेंगे आगे, एडमिशन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, एडमिशन जो है वो सेक्शन 70 में बताया गया है। स्वीकृति, आइए संस्वीकृति, कन्फेशन हो गया, एडमिशन हो गया सेक्शन 17 में। कन्फेशन बाय एक्यूज्ड वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आईए, सेक्शन 26 में उसके बारे में बताया गया है। अगर कोई कस्टडी में ही कन्फेशन लिया जाता है तो वो क्या होता है, उसके अगेंस्ट प्रूव्ड नहीं होता है, साबित नहीं होता है। द कन्फेशन मेड बिफोर पुलिस एज पर सेक्शन 25 ऑफ आईए इज नॉट एडमिसिबल, जो पुलिस के सामने जो संस्वीकृति है वो एडमिसिबल नहीं होता है कोर्ट में। वो किसके तहत होता है, 164 के तहत जब दर्ज होता है मजिस्ट्रेट के पास, तभी वो एडमिसिबल होता है। चलेंगे अगले सवाल पर। एज पर आईए का द कन्फेशन मेड इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन विल बी ट्रीटेड एज रेलिवेंट, ठीक है। इन द स्टेट कन्फेशन जो है इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन विल बी ट्रीटेड एज रेलिवेंट, उसे रेलिवेंट माना गया है। चलेंगे आरपीयूपी एक्ट पे। आरपीयूपी एक्ट केम इनटू फोर्स कब आया, तो 1 अप्रैल 1968 को आया, 66 में बना था। इसमें अमेंडमेंट हुआ कि इसमें 2012 में, किन धाराओं में हुआ ये भी सवाल पूछता है, तो 3, 4 और 8 इस धाराओं में जो है अमेंडमेंट किया गया है। आइए देखते हैं, रेलवे प्रॉपर्टी जो है आरपीयूपी के किस धारा में है, 2D में है। वहीं आप आइएगा किस में, रेलवे एक्ट में, तो वो बदल जाता है। रेलवे एक्ट में शायद रेलवे एक्ट में नहीं, रेलवे प्रॉपर्टी जो है आपको दूसरे में, रेलवे प्रॉपर्टी आपको आरपीयूपी एक्ट में 2D में डिफाइन है। आगे चलेंगे, पनिशमेंट फॉर आरपीयूपी एक्ट ऑफेंसेज आर मेंशन्ड इन सेक्शन 3 फॉर ऑफेंडर एंड सेक्शन 4 फॉर अबेटर। पनिशमेंट जो है आरपीयूपी एक्ट में सेक्शन 3 में क्या है, संपत्ति की चोरी जो ऑफेंडर है उसके लिए है, और सेक्शन 4 में जो है उसको चोरी करने के लिए अगर कोई अबेट करता है, दुष्प्रेरण करता है, उसके बारे में है। चलेंगे 71 नंबर, व्हाट इज़ मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंस, पहली बार करने के लिए मैक्सिमम कितना है, 5 साल और फाइन और बोथ। एंड दूसरे बार में क्या है, देखिए
पहले बार में क्या है 5 साल या फाइन या बोथ दोनों है, मतलब कि और लगा हुआ है। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम करते हैं तो वो और बदल के क्या हो जाता है, एंड में हो जाता है, मतलब कंपलसरी हो जाता है, आपको जेल भी होगा प्लस फाइन भी होगा, दोनों चीज़ उसमें हो जाता है। चलिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट मेड नॉन कॉग्निजिबल, मतलब किस में बताया गया है कि आरपीयूपी का अपराध जो है असंज्ञेय है, संज्ञेय नहीं है, ठीक है, असंज्ञेय नहीं है। तो सेक्शन 5 में बताया गया है। ये सवाल पूछा भी गया था इसमें, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है SIPF से लेकर के SIPF टू IPF वाले में ये सवाल पूछा गया है। तो आगे देखिए, अंडर व्हाट सेक्शन मेंबर ऑफ द फोर्स इज हैविंग अरेस्ट पावर इन आरपीयूपी एक्ट। तो मेंबर ऑफ फोर्स को अरेस्ट करने के लिए सेक्शन 6 में है, उसी में सेक्शन 7 में डिस्पोजल है कि अगर कोई अरेस्ट करता है तो उसको तुरंत ही क्या करना है, ऑफिसर ऑथराइज के पास लेकर के जाना है। इंक्वायरी हाउ टू बी मेड जो है वो सेक्शन 8 में है, जांच कैसे की जाएगी। आते हैं पावर टू समन किस में दिया गया है, तो सेक्शन 9 में बताया गया आरपीयूपी में। एंड वहीं पर सर्च वारंट के बारे में किस में है, सेक्शन 10 में है। तो बहुत आसानी से आप ये पूरा एक्ट याद रख सकते हैं। सेक्शन 11 में क्या है, प्रोसीजर फॉर सर्चेज एंड अरेस्ट आरपीयूपी एक्ट में। वहीं 13 में क्या है, अगर व्हीकल वगैरह फॉर फीचर करते हैं तो उसके बारे में है सेक्शन 13। एंड वेदर द ऑफिसर ऑफ द फोर्स इज ऑथराइज टू रिलीज द एक्यूज्ड ऑन बेल अंडर आरपीयूपी एक्ट। तो आरपीयूपी एक्ट में बेल दे सकता है, तो ऑफिसर ऑथराइज दे सकता है, सर्टेन कंडीशंस भी हैं उसमें, पर दे सकता है। चलिए आगे देखते हैं किस किस सेक्शन में जो है अमेंडमेंट हुआ 2012 में। तो पहले ही मैंने बता दिया आपको, 3, 4 और 8 में है। प्रिपरेशन ऑफ डोजियार, जो डोजियार बनता है आरपीयूपी एक्ट का, वो किस स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत बनता है, तो वो 30 के तहत बनता है। वैसे तो अब स्टैंडिंग ऑर्डर से सवाल नहीं आना चाहिए, लेकिन मे भी अगर पूछ दे तो आप इसे जानिए। The inquiries under RPUP Act shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section, मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा, न्यायिक कार्रवाई माना जाता है। आरपीयूपी एक्ट का जो इंक्वायरी है किस सेक्शन के तहत, तो एक तो सेक्शन 193 आईपीसी है और दूसरा 228 आईपीसी। इन दोनों के तहत जो है क्या है, आरपीयूपी एक्ट की कार्रवाई को जुडिशियल प्रोसीडिंग माना गया है। द अपील टाइम कितना है, आरपीयूपी केस में अगर कोई कन्विक्ट हो गया है तो 1 महीने का है। वहीं पर है अपील टाइम फॉर केसेस इक्विटल अंडर आरपीयूपी एक्ट, जो आरपीयूपी एक्ट में इक्विटल हो गया है उसके बारे में वो 6 मंथ तक है उसके अपील का टाइम। आइए देखते हैं 86 नंबर, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी इफ़ अ पर्सन ऑब्स्ट्रक्ट इंक्वायरी अंडर आरपीयूपी एक्ट कैन बी पनिशेबल। अगर कोई जो है इंक्वायरी ऑफिसर को जो क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो वो सेक्शन 228 किसके, आईपीसी का दोषी माना जाता है, क्योंकि इसके तहत न्यायिक कार्यवाही है ये। आगे हम चलेंगे रेलवे एक्ट पे। तो अकॉर्डिंग टू द विच सेक्शन रेलवे एक्ट आरपीएफ स्टाफ आर ऑल्सो डिफाइंड एज रेलवे एम्प्लॉय। रेलवे एम्प्लॉय के तहत माना गया है, तो वो सेक्शन 2 के 34 में है। वहीं आप चलेंगे हम आरपीएफ एक्ट में, तो कैसे कहाँ पर बताया गया है, आरपीएफ एक्ट 10 में बताया गया है, डीम्ड एज अ रेलवे सर्वेंट। आइए देखते हैं 88 नंबर है, ट्रैवलिंग विदाउट टिकट इन ट्रेन इज ऑफेंस अंडर 137 में जो है विदाउट टिकट होता है पनिशमेंट। एसीपी जो है अलार्म चैन पुलिंग करते हैं वो पनिशेबल किस में है, वो 141 में है। या संचार साधन बिना युक्त साधन के अगर कोई छेड़छाड़ करता है वो भी 141 में ही माना जाता है। आगे देखिए, कैरिंग अनऑथराइज्ड बिजनेस ऑफ रेलवे टिकट इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन, तो ये 143 में बताया गया है। आगे चलेंगे कि हॉकिंग के बारे में जो पनिशमेंट किस में बताया गया है, तो जो हम लोग फेरी लगाता है जो उसके लिए, तो 144 के क्लॉज 1 में है। वहीं 144 क्लॉज 2 में बेगिंग के में पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। कमिटिंग न्यूसेंस जो है, न्यूसेंस अगर कोई करता है तो 140, ठीक है, 145 में न्यूसेंस के बारे में उनको पनिशमेंट किया जाता है। आइए आगे देखते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिंग रेलवे सर्वेंट इन हिज ड्यूटी, अगर कोई रेलवे सर्वेंट की ड्यूटी में कर्तव्य में बाधा करता है तो 146 में पनिशेबल है। ट्रेसपास जो है वो सेक्शन 147 में है, जो पटरी वगैरह क्रॉस करते हैं ट्रेसपास होता है, या रेल एरिया में बिना अधिकार पत्र के आना। सैबोटेज इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन, सैबोटेज जो है 150 में है। इंडेंजरिंग सेफ्टी ऑफ पर्सन ट्रेवलिंग अपॉन रेलवे बाय रैश एंड नेग्लिजेंट, उतावलेपन के कारण जो है, और उतावलेपन से अगर किसी को इंडेंजरिंग सेफ्टी करते हैं तो 154 में है।
एंड स्प्रेडिंग टॉवेल जो है टू ऑक्यूपाई सीट्स इन जनरल कंपार्टमेंट, ये 155 के क्लॉज 2 में है। क्योंकि 155 का क्लॉज 2 क्या कहता है, वैसे जगह पर प्रवेश करने से रोकना जहां पर प्रवेश करने का अधिकार सबको है। तो अगर हमने जनरल का टिकट लिया है तो जनरल में प्रवेश करने का अधिकार सबको है, लेकिन फिर उसमें हम अगर सीट कहते नहीं ये यहाँ पर नहीं बैठेंगे तो वो टॉवेल स्प्रेडिंग उसके तहत पनिशमेंट है। अगर आप ट्रेन के इसमें ट्रैवलिंग ऑन रूफ ऑफ ए ट्रेन इज़ पनिशेबल, अगर ट्रेन की छत पे कोई सफ़र करता है तो 156 में पनिशेबल है। डैमेजिंग ऑफ क्लोज्ड लेवल क्रॉस गेट इज़ पनिशेबल अंडर विच सेक्शन, अगर क्लोज लोकल एलसी गेट है तो 160 के 2 में है। इसके बारे में आइए देखते हैं। अ मेल पर्सन ट्रैवलिंग इन द कोच रिजर्व्ड फॉर लेडीज़ इज़ पनिशेबल, तो लेडीज़ कोच में 162 है। ये भी पूछा गया था अभी SI to IPF में। तो कुछ ऐसे सवाल थे जो जनरल पूछे गए थे जिनसे कि आदमी आराम से उसे हल कर सकता था, लेकिन माइनस मार्किंग कारण बहुत लोग रह गए थे। खुशखबरी ये है कि 70 से माइनस मार्किंग हट गया है, तो आप लोगों के लिए यह बेटर चांस है, आप आसानी से निकल जाएंगे। चलिए, किरोसिन इन जनरल कोच इज़ एन ऑफेंस अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट, अगर कोई किरोसिन लेकर के जाता है तो वो क्या होगा, 164 का अपराधी होगा। गैस, यहाँ किरोसिन की जगह ये भी कर सकता है, गैस सिलेंडर कर दे तो भी वही होगा, या कोई पटाखा वगैरह भी लेकर के जाए तो भी हो जाएगा। आगे चलिए। ऑब्स्ट्रक्टिंग अ रनिंग ट्रेन स्क्वैटिंग ऑन ट्रैक आर पनिशेबल अंडर क्या है, 174A में जो है, अगर कोई ट्रैक पे बैठ जाता है तो उसके तहत उसको पनिशेबल है। इन हाउ मेनी ऑफेंसेज ऑफिसर ऑथराइज्ड इज एम्पावर्ड टू अरेस्ट विदाउट वारंट एज पर सेक्शन 179 के क्लॉज 2 में, तो 29 धाराएं जो है रेलवे एक्ट की RPF को दिया गया है। ऑफिसर ऑथराइज्ड कहाँ परिभाषित है, इसे भी जरूर याद रखिएगा, 2 के 26 के A में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। पावर्स ऑफ द ऑफिसर ऑथराइज्ड टू इंक्वायर इज लेड इन विच सेक्शन, तो 180 के B में बताया गया है इंक्वायरी के बारे में। चलेंगे आगे। ह्यूमन राइट्स, हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जस्टिस HL दत्तू जो है वो है ह्यूमन राइट कमीशन है। हु कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो किसे जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है, तो एनी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब ये थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, तो अब वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस या रिटायर्ड जस्टिस भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी अब बन सकता है। वहीं पर जो है व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन के टेन्योर के बारे में पूछ रहा है, तो पहले ये 5 साल हुआ करता था, 5 साल और 70 साल, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए तो हो सकता था, लेकिन ये अब घट करके 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके तहत 3 साल कर दिया गया है, तो इसे करेक्शन कर लीजिएगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। NHRC का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। व्हेन वाज NHRC इस्टेब्लिश, NHRC बना कब, तो 1993 में। आइए कुछ अदर माइनर एक्ट्स के तहत सवाल देखें, तो विच सेक्शन ऑफ टोबैको एक्ट 2003 प्रोहिबिट्स स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस, सेक्शन 4 मैंने पढ़ाया आपको। व्हाट इज़ द मैक्सिमम फाइन दैट कैन बी इम्पोज्ड अंडर द सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोविजन एक्ट 2003 फॉर स्मोकिंग इन रेलवे प्रीमाइसेज, रेलवे प्रीमाइसेज में 200 रुपये का फ़ाइन होता है। TP एक्ट के तहत, अगर रेलवे एक्ट के तहत पूछे तो 100 रुपये का फ़ाइन होता है। 167 में स्मोकिंग के बारे में बताया गया है, किसमें, रेलवे एक्ट। एक बार फिर मैं लिख दे रहा हूँ, रेलवे एक्ट 167 में स्मोकिंग के बारे में बताया गया है, वहाँ पर 100 रुपये फाइन है। लेकिन अब देखिएगा पूछा क्या है, अंडर वाट लॉ जुवेनाइल आर डील्ड, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, हु इज़ अ जुवेनाइल पर्सन हु इज़ बिलो 18 ईयर्स इज जुवेनाइल। फिर है फाइन ऑफ लिटरिंग इन रेलवे, 500 रुपया है अगर आप रेल परिसर को गद्दा करते हैं। मेंबर ऑफ द फोर्स हु कैन इम्पोज फाइन टू लिटरिंग, जो लिटरिंग कर रहा है उसके लिए कौन है लाइबल है RPF में, मेंबर ऑफ द फोर्स में, तो ASI एंड अबव जो है वो उसमें फ़ाइन करते हैं या करवा सकते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ आर्म्स एक्ट 1959 पर्सन कैरिंग इलीगल वेपन बी अरेस्टेड, तो सेक्शन 20 में इसके बारे में बताया गया है। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 में डॉरी को प्रोहिबिट किया गया है, किस धारा में बताया गया है, दहेज को, तो 13A में बताया गया है। विच सेक्शन ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1916 प्रोहिबिट सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वर्किंग ऑफ वुमेन, तो सेक्शन 3 के C में बताया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने देखा। जियो में आइए तो रजिस्टर के बारे में देखें, C4 रजिस्टर किससे है, तो रजिस्टर ऑफ
स्पेशल रिपोर्ट्स के बारे में बताता है। वहीं आइए सेक्शन 122 के क्या क्वेश्चन 122 है, व्हाट इज C5 रजिस्टर। C5 रजिस्टर क्या है, केस प्रॉपर्टी रजिस्टर के बारे में बताता है। C13 जो है वो डिफेक्टिव वैगन चेकिंग रजिस्टर के बारे में बताता है। फिर आता है C39 और C40 जो है वो रेलवे एक्ट का रजिस्टर है। C8 रजिस्टर जो है वो रजिस्टर फॉर रेलवे क्रिमिनल्स के लिए है। G4 जो है वो कॉन्फिडेंशियल रजिस्टर है। आइए RPF एक्ट में देखें तो RPF एक्ट कब बना, तो 1957 में बना। अपॉइंटमेंट जो है एज इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स किस सेक्शन में बताया गया है, तो सेक्शन 6 में बताया गया है। वहीं सेक्शन 10 में बताया गया है क्या है कि हम ट्रीटेड एज अ रेलवे एम्प्लॉय, रेलवे सर्वेंट करते हैं। 11 में सेक्शन में बताया गया है ड्यूटीज़ ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स। सेक्शन 12 में बताया गया है अरेस्ट विदाउट वारंट के बारे में बताया गया है। वहीं मेंबर ऑफ द फोर्स हैज़ पावर टू कंडक्ट सर्च विदाउट वारंट सेक्शन 13 में बताया गया है। पूरे आप जो है 24 पूरे भारत में कहीं पर भी ड्यूटी आप होंगे, एवरी मेंबर ऑफ द फोर्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस बी कंसिडर ऑलवेज ऑन ड्यूटी एंड सेल एट एनी टाइम बी लाइबल टू डिप्लॉयड एनी प्लेस विद इन इंडिया मेंशन्ड किस में है, तो 15 में। तो RPF एक्ट 15 के तहत हम 24 घंटा ड्यूटी पर रहते हैं और कहीं पर भी पूरे भारत में हमको क्या किया जाता है, डिप्लॉयड किया जा सकता है। 17 में क्या है, पेनाल्टी फॉर नेग्लिजेंट ऑफ ड्यूटी ETC 17 में बताया गया। इसी में कायरता के लिए, कवर्डनेस के लिए दंड भी 17 में बताया गया है। सेक्शन 9 भी जरूर देख लीजिएगा, सेक्शन 9 से भी सवाल पूछे जा सकते हैं आपको। आइए देखते हैं विच सेक्शन ऑफ RPF एक्ट 1985 गिव्स प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स। प्रोटेक्शन जो है सेक्शन 20 में बताया गया है। CRPC के किस में बताया गया है, CRPC के 45 में भी है। तो चलिए, अंडर ऑफिसर मीन्स अ पर्सन रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल। अंडर ऑफिसर किसको कहते हैं, हेड कांस्टेबल को कहते हैं। RPF रूल से कुछ देखते हैं महत्वपूर्ण जो है। सबसे पहले महत्वपूर्ण कंट्रोल सिक्योरिटी कंट्रोल रूम और रूल 20 में है। वहीं पर रेस्ट्रिक्शन ऑन डिप्लॉयमेंट ऑफ द फोर्स गिवन अंडर रूल्स किस रूल में है, क्या है, बल सदस्यों की तैनाती में प्रतिबंध रूल 42 में है। इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये सवाल हो सकता है कल आपके एग्जाम में ज़रूर दिख जाए, क्योंकि 41 रूल को जो है SI to IPF में पूछा गया था, तो हो सकता है इसमें आपको यह पूछ ले। चलिए आगे देखते हैं। द कोड ऑफ बिहेवियर ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स इज एक्सप्लेन्ड इन RPF रूल 19। जो कोड ऑफ बिहेवियर है वो 146 में बताया गया है, रूल 146 में। मेजर पनिशमेंट का जो प्रोसीजर है वो किस में बताया गया है, तो रूल 153 में। रूल 153 में जो हेल्पर होता है, जो हेल्प करने के लिए आता है, डिफेंस आता है, उसको क्या बोलते हैं, तो दोस्त बोलते हैं। आइए ट्रांसफ़र ऑफ क्राइम केसेस मेंशन। ट्रांसफ़र क्राइम केस को कब करते हैं, 226 रूल के तहत करते हैं। आइए स्पेशल रिपोर्ट इज़ डिफाइंड। स्पेशल रिपोर्ट जो है वो 229 में है। वहीं पर स्पेशल अकरेंस रिपोर्ट जो है वो 230 में है। तो इसमें से एक सवाल आपको जरूर दिखेगा। RPF रूल्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन टू द मेंबर्स इन मेंशन्ड किस में है, प्रोटेक्शन 255 में बताया गया है। देखिए RPF रूल में 255 में बताया गया है। RPF एक्ट में किस में बताया गया है, RPF एक्ट में 20 में बताया गया है। CRPC में किस में बताया गया है, तो 45 सेक्शन में बताया गया है। देखिए इस तरह से इंटरलिंक करके आप याद रखेंगे, बहुत आसानी से याद रहेगा। चलिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किस में बताया गया है, रूल 265 में बताया गया है। मेंबर ऑफ द फोर्स हैव रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम प्रेस जो है रूल 279 में बताया गया है। डिडक्शन ऑफ 7 डे पे क्या है, ये पेटी पनिशमेंट है। एवरी मेंबर ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ द फोर्स शैल बी प्रोबेशन। प्रोबेशन कितने साल का होता है, तो 2 साल का होता है। एज पर रूल 57 में प्रोबेशन के बारे में बताया गया है। ये सब नॉर्मल सवाल है, ये पूछा नहीं जा सकता है। कितना आपको मिनिमम है, 10th है, 10th क्लास रखा गया है कांस्टेबल बनने के लिए। आगे है व्हाट टाइप ऑफ इंक्वायरी इज कंडक्टेड इफ मेंबर ऑफ द फोर्स ओपन फायर इन डिफेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर हम कोई क्या करते हैं, अगर कोई बल सदस्य क्या करता है, फायर कर देता है, ओपन फायर करता है, गोली चला देता है, तो वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के तहत उसकी क्या होती है, जांच होती है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल्स कम इनटू फोर्स। रूल जो है कब लागू हुआ, तो ये 3/12/1987 से लगा। सेंसर इज अ पनिशमेंट एंड रिप्रेमाइंड इज अ पेटी पनिशमेंट। ठीक है, सेंसर परिनिंदा जो है वो माइनर पनिशमेंट में आता है, रिप्रेमाइंड जो है ये आपको पेटी पनिशमेंट में आता है। एन ASC कैन सस्पेंड अप टू रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल। ASC जो हेड कांस्टेबल रैंक तक को जो है क्या करता है, सस्पेंड कर सकता है। DSC एंड सीनियर DSC एंड अबव कैन रिमूव इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स टू अप टू द रैंक ऑफ ASI। रिमूव कर सकता है ASI तक को। स्टैंडिंग ऑर्डर से देखते हैं, तो स्टैंडिंग ऑर्डर 22 क्या है, बैक ट्रेसिंग इंक्वायरी इनटू लोकलाइज केस बी शुड बी
टेकन अप प्रॉम्प्टली एंड कंप्लीटेड विदिन द मंथ 1 मंथ आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ क्राइम। तो यहाँ देखिए ये 1 मंथ ये वाला जरूर याद रखिए, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। आइए रोल ऑफ आरपीएफ एट द एक्सीडेंट जो है, तो एक्सीडेंट के बारे में जो है स्टैंडिंग ऑर्डर 34 में बताया गया है। स्टैंडिंग ऑर्डर 108 जो है वो स्पेशल रिपोर्ट केस के बारे में। मैनेजमेंट ऑफ डॉग स्क्वाड जो है वो स्टैंडिंग ऑर्डर 84 में है। एंड प्रोविजन ऑफ अप्रोप्रिएट वेपनरी टू द फोर्स एंड स्केल ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन इज डिफाइंड स्टैंडिंग ऑर्डर 103 में बताया गया है। डायरेक्टिव 32 में क्या बताया गया है, ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में बताया गया है। डायरेक्टिव 33 में स्कॉट पार्टी के बारे में बताया गया है। डायरेक्टिव 54 अभी नया नया आया है, सोशल मीडिया गाइडलाइन के बारे में। पास लीव के बारे में देखें तो इन अ कैलेंडर ईयर रेलवे एम्प्लॉय कितना एलएपी मिलता है, तो 30 दिन मिलता है। कैजुअल लीव सीएल कितना मिलता है, तो 15 दिन मिलता है। फिर एलएपी को आप कितना दिन तक जमा कर सकते हैं, एक्यूमुलेट होता है तो 300 डेज का होता है। पैटर्निटी लीव जो है पीएल कितना मिलता है, 15 दिन मिलता है। मैटरनिटी लीव जो है वो 6 मंथ का मिलता है। वहीं पर जो है सीसीएल जो है वो 2 साल का मिलता है। आगे चले तो अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय 5 साल का सर्विस कंप्लेंट करता है, वो कंप्लीटेड 5 ईयर सर्विस, तो उसको कितना सेट पास मिलता है, 3 सेट मिलता है। अगर 5 साल कंप्लीट नहीं किया है तो उसको 1 सेट पास मिलता है। फिर क्या है, इन विच ईयर न्यू एनपीएस इम्प्लीमेंटेड, 2004 में इम्प्लीमेंट किया गया एनपीएस को। आगे आएंगे, हाउ मेनी सेट ऑफ कम्प्लीमेंट्री पासेज इशूड टू क्लास 3 रेलवे एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट, तो वो 2 सेट पास उसको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। हाउ मच फेयर हैज़ टू पे एवलिंग पीटीओ, जो प्रिविलेज टिकट ऑर्डर है उसमें 1/3 जो है फेयर हम लोग पे करते हैं। एमएससीपी का फुल फॉर्म क्या है, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। ये सारा चीज़ मैंने दे रखा है आपको। अगर किसी ने फॉलो किया है मेरे सारे वीडियोस को तो सवाल आपके कहीं से मिस नहीं होंगे। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ आरपीएफ मित्र, आरपीएफ मित्र का क्या है, तो टू डेवलप बेटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। हम मित्र बना के रखेंगे तो हमको जो रेलवे का पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहेगा। अभी आरपीएसएफ की कुल कितनी बटालियन है, तो 16 हैं। फुल फॉर्म ऑफ पीसीएससी पूछा है, पहले सीएससी था पीसीएससी हो गया है, इसलिए पूछा जा सकता है आपसे। तो प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर होता है। सुपीरियर ऑफिसर मींस एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट से ऊपर जो है वो सब वरिष्ठ अधिकारी हैं। आरएस के में जो है कांस्टेबल टू एएसआई तक का 1000 का सब्सक्रिप्शन है। एसआईपीएफ आईपीएफ का 1500 है। आरएसकेएन में जो स्कॉलरशिप है, मेरिट स्कॉलरशिप अमाउंट अवार्डेड आफ्टर क्लास 10 जो है वो 5000 पर एनम है। वहीं पर 12 के बाद जो है मेरिट स्कॉलरशिप अवार्ड जो मिलता है वो है 7500 पर एनम में बताया गया है। चलते हैं आगे, तो लमसम ग्रांट पेड थ्रू आरएसकेएन फॉर डेथ वाइल इन सर्विस, जो सर्विस में जो डेथ होता है तो लमसम अमाउंट 1.5 लाख दिया जाता है। अभी आरएसकेएन से एक्स ग्रेसिया किया गया है, किस में कितने रुपए दिया जाता है, तो 15 लाख रुपए कोविड-19 के लिए दिया, अगर कोविड-19 से डेथ होती है तो। ये सवाल भी पूछा गया था, किस में, अभी पूछा गया था इंस्पेक्टर वाले टेस्ट में। चलते हैं आगे, एक्स ग्रेसिया पेड थ्रू आरएसकेएन ड्यूरिंग डेथ शोइंग गैलेंट्री एट्रीब्यूट टू ड्यूटी, तो उसमें भी 15 लाख रुपया मिलता है। आइए 187 में क्या है, एज पर प्रोटोकॉल ऑफिसर इज द टॉप मोस्ट ऑफिसर इन इंडियन रेलवे, क्या है, तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव कमिश्नर कम चेयरमैन रेलवे बोर्ड जो है वो टॉप ऑफ द ऑफिसर है। चलिए 188 क्वेश्चन, इन विच कैटेगरी एंड एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स इज मेडिकली एग्जामिन्ड, तो हम लोग का B1 एग्जामिनेशन होता है, किसका, मेडिकल जो होता है। आइए जीके कुछ सवाल है, आरडीएसओ कहाँ है, तो लखनऊ में है। आरडीएसओ का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। आगे है हु ब्रीफ्स द मीडिया ऑन बिहाफ ऑफ रेलवे, तो रेलवे के बिहाफ में मीडिया कौन देखता है, सीपीआरओ, फुल फॉर्म हो गया चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। ठीक है, चलेंगे आगे, तो फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन, जो मूल अधिकार है वो कहाँ है, तो हमारे भारतीय संविधान में वर्णित है। किसमें है, तो भाग 3 में बताया गया है मूल अधिकार के बारे में। कितने मूल अधिकार हैं, तो 6 मूल अधिकार वर्तमान में है, पहले 7 होता था। संपत्ति का मूल अधिकार को जो है 1976 में हटा करके कहाँ ले गया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलेंगे आगे,
हु इज़ कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को जो है आर्किटेक्ट कहा जाता है, संविधान का निर्माता है वो। विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, भारत रत्न है। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने देखा। आगे चलते हैं, NGO को फुल फॉर्म में क्या कहेंगे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था। आगे NDPS का फुल फॉर्म क्या है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट कहा जाता है। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स, जो आर्म्ड फोर्स का सुप्रीम कमांडर है वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्किंग इन द नेशनल लेवल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन, वुमेन के बारे में कौन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो काम करती है। कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है, कोरोना वायरस डिजीज 2019 पूछा जा सकता है क्योंकि ज्वलंत मुद्दा है। हु रोड द नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेशनल एंथम किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो वो भी पूछा जा सकता है आपसे। आइए, which article of Indian Constitution guarantee the right of life and states that a person life of liability can be taken away only following reasonable and just legal procedure, जो आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार के बारे में बताया गया है। 201 नंबर सवाल है, कितना समय लगता है हमको नेशनल एंथम को गाने में, तो मैक्सिमम पूछा है तो 52 सेकेंड और 20 सेकंड में उसे शॉर्ट में हम गाते हैं। व्हाट इज़ द नेशनल गेम है, तो हॉकी भारत का जो है नेशनल गेम है। अभी जो है विच इज़ द रेलवे जंक्शन वेयर द 3 गेजेस लाइन आर अवेलेबल, 3 गेज होता है, मीटर गेज, नैनो गेज, ब्रॉड गेज, तो ये सिलीगुड़ी में अभी तीनों हैं। चलिए, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, तो अभी जो है फिलहाल 28 स्टेट हैं, वैसे 29 आपको कहीं कहीं दिखे, ये गलत है अभी, क्योंकि अभी 28 स्टेट हो गए हैं JNK को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद, तो 28 स्टेट फिलहाल है। रेजिंग डे कब मनाया जाता है RPF का, तो 20 सितंबर को मनाया जाता है। पुलिस कमेमोरेशन डे कब मनाया जाता है, तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल या एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। इन डेथ केस कंपनसेशन पेड बाय रेलवेज टू बोनाफाइड पैसेंजर होल्डिंग अ वैलिड टिकट, अगर कोई वैलिड टिकट के साथ सफ़र कर रहा है और क्या होता है, डेथ हो जाता है, तो वो कितना होता है उसको देता है 8 लाख रुपए। आइए, चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। थेफ्ट ऑफ पैसेंजर बिलोंगिंग विल बी ट्रीटेड एज ए स्पेशल अकरेंस इफ द थेफ्ट अमाउंट इज, कितना 5 लाख से ऊपर है तो वो स्पेशल अकरेंस में देखा जाता है, किसके, पैसेंजर बिलोंगिंग से। प्रबल जो है, प्रबल ऐप जो है वो किससे है, टाउटिंग एक्टिविटी से है, डिटेक्ट करने के लिए। फुल फॉर्म ऑफ OAA, ओरिजिनल एक्सीडेंट एप्लीकेशन जिसको कहते हैं। टाइम लिमिट फॉर इंक्वायरी इनटू अनटुवर्ड इंसिडेंट केस, OAA जो है उसमें अनटुवर्ड इंसिडेंट केस जो है वो 60 दिन के अंदर उसको इंक्वायरी करना होता है। इन रेल मदद कंप्लेंट कितने घंटे, इन हाउ मेनी आवर्स कंट्रोल रूम कैन रिड्रेस द ग्रीवांसेज, कंट्रोल रूम 2 घंटे के अंदर जो है रेल मदद में रिड्रेस कर देती है आपके समस्या को। चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में 1098, ये सवाल भी SI to IPF में पूछा गया है, चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन के बारे में। RTI का फुल फॉर्म राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। आइए, क्राइम ऑन रेलवे में देखें, कीपिंग अ क्लोज वॉच ओवर हैबिचुअल क्रिमिनल इज नोन एज, क्या होता है, किसी के ऊपर हैबिचुअल क्रिमिनल के ऊपर हम नज़र रखते हैं, वो सर्विलांस कहलाता है, निगरानी। उसके बाद क्या है कि अंडर व्हाट क्लासिफिकेशन थेफ्ट ऑफ रेलवे कैश फ्रॉम अ ब्रेक वैन ऑफ अ रनिंग ट्रेन विल बी रजिस्टर्ड, तो रनिंग ट्रेन में जो चोरी होता है वो RTT रनिंग ट्रेन थेफ्ट में क्या किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है। ACP क्या होता है, अलार्म चार्जिंग होता है। CCTV क्लोज सर्किट टेलीविज़न होता है। तो जब कोई थेफ्ट है, व्हेन थेफ्ट ऑफ बुक्ड कंसाइनमेंट टेक्स प्लेस बिटवीन 2 आउटर सिग्नल ऑफ 1 स्टेशन, उसको क्या कहेंगे, उसे यार्ड थेफ्ट कहते हैं, YT कहते हैं। विच वैगन इज नोन एज निकोलो वैगन इन रेलवे, जो सील इंटैक्ट वैगन है उसको निकोलो कहा जाता है। व्हाट यू विल कॉल अ थेफ्ट
ऑफ बुक्ड कंसाइनमेंट बिटवीन टू स्टेशन फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन से जो दो स्टेशन के बीच में होता है उसको आरटीटी कहते हैं, पहले भी हमने जिक्र किया है। ये निकोलो वैगन होता है, एक हिल्टेड वैगन होता है। जो सील डिफेक्टेड वैगन होता है उसे हिल्टेड कहते हैं, जो सील इंटैक्ट वैगन में चोरी होता है उसमें उसको क्या कहते हैं हम लोग, निकोलो वैगन कहते हैं। चलिए, तो एक सांस में मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और आपके कहीं मदद आता है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, प्लेस वेयर रेगुलर थेफ्ट कमिटेड इज़ नोन एज ब्लैक स्पॉट, कहीं पर रोज़ चोरी हो रही तो उसे ब्लैक स्पॉट कहते हैं। सेक्शन बिटवीन आउटर सिग्नल ऑफ टू स्टेशन इज कॉल्ड ब्लॉक सेक्शन, इन विच केसेज बैक इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय आरपीएफ, तो वह अनलोकलाइज्ड केस होगा। प्लेसेज वेयर फिंगरप्रिंट्स आर स्टोर्ड इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट ब्यूरो, के पास फिंगरप्रिंट जो है सब लगा रहता है। डोजियर जो है, व्हाट डू यू मीन बाय डोजियर, डोजियर क्या है, रिकॉर्ड ऑफ क्रिमिनल्स का जो रिकॉर्ड रखते हैं हम लोग उसे डोजियर बोलते हैं। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट टू कलेक्ट इंटेलिजेंस यूनिट मीटिंग डेमोस्ट्रेशन के लिए, तो एसआईबी जो है वो इसके लिए डेमोस्ट्रेशन धरना के लिए जो है इंटेलिजेंस लेती है। वैसे एसआईबी को क्या कहते हैं, एसआईबी को एसडब्ल्यू बोलते हैं, वैसे स्पेशल विंग है ये। आइए, थेफ्ट ऑफ पैसेंजर बिलोंगिंग ट्रेन इज इन्वेस्टेड बाय, जो पैसेंजर बिलोंगिंग थेफ्ट होता है उसको कौन देखती है, जीआरपी देखती है। द वैल्यू ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी इन स्पेशल रिपोर्ट केस, उसमें क्या है, बुक्स कंसाइनमेंट 80,000 से एबव हो और रेलवे मटेरियल 40,000 से एबव हो तो उसे क्या माना जाता है, उसे स्पेशल रिपोर्ट केस माना जाएगा। इसमें क्या है, व्हेन अ स्पेशल अकरेंस रिपोर्ट इज रिपोर्टेड इन केस ऑफ डकैती, रॉबरी, मर्डर, रेप, थेफ्ट ऑफ आर्म्ड एमुनेशन, फायर इंसिडेंट इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू 2 लाख एवं टीओपीबी केस, और क्रिमिनल मोर देन 5 लाख का हो, और क्रिमिनल केस रजिस्टर अगेंस्ट फोर्स पर्सन, ये सारा चीज़ क्या है, स्पेशल अकरेंस, इसके तहत जो है एसओआर जाता है, ईटीसी लगा है। इसके अलावा भी बहुत ऐसी चीज़ें उसमें जाता है, तो कुछ ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। चलिए, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट टू इंक्वायर शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो है किस रैंक से बिलो का ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो इंस्पेक्टर से नीचे का बिलो का रैंक का आदमी नहीं हो सकता है। कौन जो है ड्रगिंग केस के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑथराइज है, तो जीआरपी करती है आपको। वाई सील चेकिंग इज एसेंशियल एंड यूजफुल, किस लिए, लोकलाइजेशन ऑफ केस के लिए, कि सील रहेगा तभी पता चलेगा कि सील जहाँ इंटैक्ट हुआ वहीं पर जो है सील जहाँ पर तोड़ा गया या जहाँ पर उसके साथ छेड़खानी हुई वहीं पर चोरी माना जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए लगाया जाता है। हु कैन ऑर्डर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कौन कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है, एएससी एंड एबव कर सकता है। वर्किंग ऑफ रेलवे से कुछ सवाल देख लेते हैं। वैगन कंटेनिंग एक्सप्लोसिव, कोई एक्सप्लोसिव वैगन, एक्सप्लोसिव लेकर के जाने वाला वैगन है उसको वायर सील किया जाता है। वेयर द अनकनेक्टेड गुड्स एंड पार्सल विल बी सेंड, तो लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस में इसे बेचा जाता है, जो कि अनकनेक्टेड गुड्स हो और उसे पार्सल हो तो उसे लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस में भेजा जाता है। ये क्या है, पीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएलएम का फुल फॉर्म है पैकिंग, लेबलिंग एंड मार्किंग। चलते हैं आगे। व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स आर टेकन बाय कमर्शियल डिपार्टमेंट टू प्रिवेंट पिल्फरेज ऑफ ग्रेन्स एंड पल्स थ्रू डोर, तो जो है डनेज का प्रयोग किया जाता है, भूसी भरा हुआ एक बोरा होता है उसको करते हैं ताकि पिल्फरेज ना हो उस सामान का। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आप आसानी से कर सकते हैं। डैश इज लीव्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ गुड्स इन रेलवे एरिया, एक्सपायरी ऑफ फ्री टाइम, अगर समय से ज़्यादा सामान रखते हैं तो वारफेज लगता है। और एक्स्ट्रा चार्ज इज लीव्ड फॉर डिटेंशन ऑफ गुड्स वैगन रोलिंग स्टॉक बियॉन्ड द अलॉटमेंट टाइम, दैट इज डेमरेज कहलाता है। आइए, पार्ट्स ऑफ डेड एनिमल कम्स अंडर ऑफेंसिव गुड्स में आता है वो। नंबर ऑफ जोन जो है अभी यहाँ 17, इसको कट कर दीजिए 18 कहिए, 18 जोन हो गया। अब साउथ कोस्ट रेलवे भी एक नया जोन बन गया है। चलिए देखते हैं आगे। आरसीटी रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, यूटीएस अनरिजर्व टिकट सिस्टम, पीआरएस पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता रखा है। इसमें लमसम सारे सवाल मैंने कवर कर रखे हैं, बस शॉर्ट एक जगह कवर किया गया है इसे। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन द आरआर इज मिसिंग, डिलीवरी ऑफ कंसाइनमेंट विल बी ग्रांटेड ऑन एक्सिक्यूशन ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड। इंडेमनिटी बॉन्ड के तहत जो है क्या किया जाएगा, उसका
इंडemnity बॉन्ड के तहत जो है उसे डिलीवर किया जाएगा अगर आरआर मिस हो गया है रेलवे रिसीट। तो गेट पास इन अ गुड सेट इज प्रिपेयर्ड इन 3 कॉपी में बनाया जाता है गेट पास। पैसेंजर कैन कीप देयर लगेज सिक्योर्ड फॉर सम टाइम एट रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं जहाँ पर कुछ समय के लिए सामान रखते हैं उसे क्लॉक रूम कहते हैं। CLOC के नहीं, CLOA के, क्लॉक रूम। ठीक है, आइए कैंटिनरी वायर्ड रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट जो है ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से है। इन हाउ मेनी मंथ्स क्लेम अगेंस्ट डैमेज डेफिशिएंसी ऑफ गुड्स पार्सल आर टू बी मेड, तो 6 महीने के अंदर इसे किया जा सकता है। एसिड गैस यूरेनियम ETC आर कैटेगराइज्ड इन विच टाइप ऑफ गुड्स, तो ये किस में है, तो ये डेंजरस गुड्स में आता है। आगे देखेंगे व्हाट इज़ द टाइम लिमिट टू इशू DDM अपलोडिंग कंसाइनमेंट, तो ये 6 घंटे का होता है। डैमेज डिफिशियंसी मैसेज DDM इशू करने का टाइम होता है। हाउ मच वोल्टेज पास थ्रू OHE ओवरहेड इक्विपमेंट में 25,000 वोल्ट से ज़्यादा का जाता है। थर्ड कॉपी ऑफ रेलवे रिसीव्ड इज कॉल्ड इनवाइस कॉपी। EMU इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट एक्सपेंड DRS डेफिशिएंसी इन रोलिंग स्टॉक। फिश प्लेट इज फिटिंग ऑफ विच डिपार्टमेंट, तो इंजीनियरिंग का है। द रिसीट इशूड टू द कंसाइनर फ्रॉम पार्सल ऑफिस इज कॉल्ड पार्सल वे बिल। PWB उसको कहते हैं। PWB आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, पार्सल वे बिल। हाउ मेनी बर्थ्स आर प्रोवाइडेड इन स्लीपर कोच, तो 72 बर्थ दिया जाता है। राजभाषा से सवाल कुछ देख लें तो OLA क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। एट प्रेजेंट कितने लैंग्वेजेज हैं अपनी 8वीं अनुसूची में, तो 22 हैं। हिंदी डे 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब 3 रीजन है, 3 रीजन में कौन कौन से राज्य आते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो आपको A और B याद रखना है, और A और B के अलावा जितने बचे वो सब C में आता है। तो ये सारे स्टेट हैं, आप इसको एक नज़र ज़रूर पॉज करके इस पर नज़र कर लीजिएगा। इसमें ये देख लीजिएगा DU दादर दामन हवेली, ये चंडीगढ़ टेरेटरी जो है यूनियन टेरेटरी, इसको जरूर देखिएगा। इसमें यूनियन टेरेटरी देख लीजिएगा, दिल्ली अंडमान निकोबार। तो ये थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट आप देख के जाइएगा। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इज देवनागरी स्क्रिप्ट, जो है देवनागरी हिंदी जो है, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट जो है देवनागरी लिपि, वो हमारी राजभाषा होगी। कौन सा धारा, कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो 343 का क्लॉज 1 में बताया गया है। रिजर्वेशन चार्ट शैल बी इनवेरेबली इशू, हिंदी और इंग्लिश में होता है। वैसे तो अब रिजर्वेशन चार्ट इशू ही नहीं होता है, अब रिजर्वेशन चार्ट लगना बंद हो गया है, पहले ये सवाल रेलिवेंट था। आगे आते हैं 273 में, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंस प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट के बारे में, तो 345 में उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आइए डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज हैज़ बीन स्टेटेड, किसमें है, 351 में बताया गया है। हिंदी के विकास के लिए डायरेक्टिव वगैरह इशू कर सकते हैं। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, तो वो हिंदी है। ये मतलब भारत की राजभाषा क्या है या संघ की राजभाषा क्या है। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन रूल डैश ऑफ ऑफिशियल रूल 10 में इसके बताया गया है। आगे चले तो द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 शैल एक्सटेंड टू बी होल इंडिया, कहाँ, तमिलनाडु को छोड़ के सभी जगह पर है। तो वैसे ये पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु किस रीजन में आता है, भले वहाँ पर लागू नहीं होता लेकिन तमिलनाडु किस रीजन में आता है, तो देख लीजिएगा A और B में आता नहीं है तो इसलिए C में आता है। तो चलेंगे आगे। एज पर रूल 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1970 द कम्युनिकेशन फ्रॉम अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस टू अ स्टेट इन रीजन A शैल बी इन हिंदी होता है। जो रीजन A में है उनमें कम्युनिकेशन किस में होता है, हिंदी में होता है। अंडर विच सेक्शन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पावर टू मेक रूल्स, तो सेक्शन 8 के तहत जो है रूल बनाया गया है। कब बनाया गया है, 1976। चलिए आगे देखते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज अमेंडेड, कब हुआ, 1967 में। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफिशियल लैंग्वेज, 30 मेंबर हैं। हु हेड्स ZOLIC, जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, जनरल मैनेजर। ये सवाल पूछा गया किसमें, SI2 IPF में पूछा गया ये भी सवाल। आइए, विच ऑफ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ ZOLIC, तो 1 in a 3 month, 3 महीने में एक बार जो है इनकी मीटिंग होती है, जोनल
ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का। और इसके अलावा भी आप वेबसाइट पर चले जाइएगा rpfldc.com पर, rpfldce.com पर जा कर के आप ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पर आरपीएफ के ऑफिशियल लैंग्वेज के सवाल दिए हुए हैं, सवाल वहाँ से ज़रूर आएंगे। चलिए डिजास्टर मैनेजमेंट से देख लें। आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, आईडी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। आरएसपी क्या है, रेंडरिंग सेफ प्रोसीजर। एमआरवी क्या है, मेडिकल रिलीफ वैन, फुल फॉर्म ऑफ पीईके प्लास्टिक एक्सप्लोसिव खिड़की। सीपीआर क्या है, कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये भी पूछा सकता है। ये कैसे दिया जाता है, 3:2 में दिया जाता है, 2 दबाव 3 सांस, इस तरीके से। गैस फायर विल बी एक्सटिंग्विश्ड बाय डीसीपी एंड CO2, जो है गैस का जो आग है उसे डीसीपी या CO2 से बुझाया जाता है। HHMD हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, DFMD डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। द 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ फायर ट्रायंगल, फ्यूल, हीट एंड एयर। जो आप वेबसाइट विजिट करिएगा rpfldce.com पर जब जाइएगा तो वहाँ पर मैंने एक फायर से रिलेटेड आर्टिकल दिया है जिसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा वहाँ पर। चलिए आगे, डीसीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ड्राई केमिकल पाउडर होता है। इन ट्रेन एक्सीडेंट एट मेन लाइन इन्वॉल्व द मेन लाइन ऑब्स्ट्रक्शन विथ इंजुरी टू पैसेंजर, हाउ मेनी हूटर साउंड टू बी गिवन इन द ओकेजन। तो 4 लंबा हूटर और 1 छोटा हूटर दिया जाएगा ताकि सभी लोग समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। BDDS का फुल फॉर्म क्या है, बॉम्ब डिडक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड। मैंने पहले बोला था बॉम्ब अगर मिलता है सबसे पहले उसे डिटेक्ट करेंगे, जब डिटेक्ट हो जाएगा तो उसको डिस्पोजल करते हैं, तो BDDS का फुल फॉर्म है। कुछ ये BDDS संबंधी आपको यहाँ पर समान दिए हुए हैं, पॉज करके इसे भी पढ़ लीजिएगा, में भी आपसे पूछा जा सकता है। आइए NDMA के बारे में जानें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फुल फॉर्म ऑफ NDRF नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, इसके बारे में पूछा जा सकता है। डेटोनेटर इज यूज टू इनिशिएट विच टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव, जो हाई एक्सप्लोसिव है उसके बारे में कहा गया है। 301 देखें, कीपिंग सैंड बैग अराउंड द एक्सप्लोसिव मटेरियल इज कॉल्ड बटरेसिंग, ठीक है। ART का फुल फॉर्म एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, स्पार्ट का सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ RPF एट द एक्सीडेंट साइट, कोर्डन एरिया, सेफगार्ड एंड लगेज एंड रेस्क्यू, ये सारा चीज़ RPF का काम है। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर, तो ये है स्टार्विंग, कूलिंग और स्मूदनिंग, ये 3 फंक्शन है किसके लिए, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। आगे आएंगे, इन विच फायर ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज, DCP को यूज करते हैं मेटल, इलेक्ट्रिक और ऑयल में। तो ये पूछा गया था इलेक्ट्रिक की फायर को कैसे बुझाते हैं इस बार SI to IPF में, तो वो है DCP के द्वारा। सेंस ऑफ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेस एक्साइटमेंट, नो फियर आर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉब, तो ये मॉब की जो है साइकोलॉजिकल मनोचिकित्सीय या मनोदशा के बारे में बताता है। द फर्स्ट आवर सून आफ्टर द एक्सीडेंट इज कॉल्ड गोल्डन आवर, बहुत ही सुंदर। इस गोल्डन आवर में अगर हम बचा सकते हैं तो अभी जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने फरिश्ते नाम का एक जो है इसे फरिश्ता नाम दिया गया है, कि अगर कोई गोल्डन आवर में किसी एक्सीडेंट होने वाले की मदद करता है तो पुलिस उसे किसी प्रकार की तंग नहीं करेगी, तो ये गोल्डन आवर होता है। ABC रूल क्या है, A फॉर एड, B फॉर ब्रीदिंग एंड C फॉर क्या होगा, सर्कुलेशन, ABC रूल। देयर आर टोटल डैश नंबर्स ऑफ बोन्स, मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। मेन ऑर्गन ऑफ द कार्डियो वास्कुलर सिस्टम जो है उसमें हार्ट मेन ऑर्गन है। मलेरिया स्प्रेड बाय फीमेल एफोलिस, फीमेल जो है मॉस्किटो जो है वो मलेरिया स्प्रेड करता है, क्या, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। आगे देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ टीथ 32 दांत होते हैं। मेन ऑर्गन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ब्रेन एंड मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लंग्स। RSMS से कुछ सवाल देख लें, तो RSMS कब लॉन्च हुआ, 2012 में। RSMS में मॉड्यूल कौन कौन से हैं, तो CRM हो गया, कंट्रोल रूम मैसेजिंग, SIB, CRR, MC, मंथली क्राइम और मंथली क्राइम रिव्यू।
तो जो CRM मॉड्यूल है उसका होता है कंट्रोल रूम मैसेजिंग। इसमें क्या है, मैसेज को आदान प्रदान किया जाता है। CRR जो है वो है CRR क्राइम रजिस्टर एंड रिकॉर्ड, इसमें क्राइम का रजिस्टर और रिकॉर्ड को रखा जाता है। वहीं पर अंडर विच मॉड्यूल RPUP एक्ट, रेलवे एक्ट, लोकलाइज अनलोकलाइज या NDPS के केस को अपलोड करेंगे, वो CRR मॉड्यूल में करेंगे। आगे आते हैं इन विच मॉड्यूल केस प्रॉपर्टी रजिस्टर इज बीइंग मेंटेन, तो वो CRR में किया जाता है। हाउ मेनी रजिस्टर कैन बी मेंटेन्ड इन CRR, 19 रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय MC, MC क्या है, मिसलिनियस क्राइम्स के बारे में वहाँ पर एंट्री किया जाता है। अब क्या है कि MC मॉड्यूल में क्या है, पैसेंजर क्राइम, अदर मिसलिनियस क्राइम एंड अनटुवर्ड इंसिडेंट गुड वर्क डन को अपलोड किया जाता है। MCR जो है वो मंथली क्राइम रिव्यू के बारे में बताता है। फिर आइए इन विच मॉड्यूल पैसेंजर क्राइम इज बीइंग अपलोडेड, तो पैसेंजर क्राइम इज बीइंग अपलोडेड इन MC मॉड्यूल जो मिसलिनियस क्राइम है। फिर आता है विच मैटर्स आर बीइंग डील्ड इन SIB मॉड्यूल, SIB में DSI आता है, डेली सिचुएशन इन्फॉर्मेशन, या डेली समरी ऑफ इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं उसको, फोरकास्ट अकरेंस रिपोर्ट, एंड DS10 में जो है DS10 में रजिस्टर ऑन एक्शन टेकन ऑफ थ्रेट कॉल के बारे में बताया गया है। तो अभी जो है नया SIB मॉड्यूल जो है उसमें DS11 मतलब 11 रजिस्टर के बारे में है उसमें। तो इन सब चीज़ों के बारे में DS11 में क्या है, फोरकास्ट को हम एंट्री करते हैं, ठीक है। DS1 में क्या है, पेपर क्लिपिंग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में हम लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आइए इन विच मॉड्यूल गुड वर्क डन ऑफ RPF जो है उसको अपलोड किया जाता है, ये है मिसलिनियस क्राइम में किया जाता है। आइए देखते हैं रिसेंट डेवलपमेंट क्या है। RPF में ऑपरेशन थंडर चला था, किसके लिए, ड्राइव अगेंस्ट टॉटिंग के लिए। ऑपरेशन थ्रस्ट चला था ड्राइव अगेंस्ट इलीगल सेलिंग वाटर के बोतल्स के लिए। ऑपरेशन नंबर प्लेट चला था ड्राइव अगेंस्ट क्लियरेंस ऑफ एबंडनेड व्हीकल के बारे में जो रेलवे प्रीमाइसेज में हो। ऑपरेशन शक्ति चला था किसके लिए, सिक्योरिटी फॉर वुमेन पैसेंजर्स। अभी माई सहेली चल रहा है या मेरी सहेली, वो है सिक्योरिटी टू लेडी पैसेंजर ट्रेवलिंग एलॉन, और ISS इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम। अपना एक कमांडो बटालियन है, वो है कोरस कमांडो फॉर रेलवे सेफ्टी, इसका फुल फॉर्म है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कमांडो यूनिट, तो उसका नाम कोरस ही है। NDPS एक्ट 1985 जो है इसको 2019 में 11/4/2019 में RPF को एम्पावर्ड किया गया ऑफ द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड अबव टू एक्सरसाइज द पावर अंडर NDPS एक्ट 1985 परफॉर्म ड्यूटी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 42 with the area of their respective jurisdiction and also authorized the said officer to exercise the power conferred upon under 67 में। तो ये पूछा जा सकता है कि NDPS एक्ट में कौन कौन से में पावर दिया गया है, तो सेक्शन 42 सेक्शन 67 में। तो दो इसमें इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 42 में पावर टू एंट्री सर्च सीजर एंड अरेस्ट विदाउट वारंट, एंड सेक्शन 43 में पावर ऑफ सीजर एंड अरेस्ट इन पब्लिक प्लेस के बारे में बताया गया। प्रबल के बारे में, प्रबल जो है वो पैसेंजर रिकॉर्ड एनालिसिस है अगेंस्ट बल्गर टॉटिंग एंड लॉस ऑफ आर्टिकल के बारे में। फुल फॉर्म ऑफ RLDA रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके बारे में बताया गया है। कुछ रिवैम्पिंग किया गया है, तो सर्कुलर आया है 2/2019 में। इसमें ये कहा गया कि क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट जो है, रिवैम्पिंग ऑफ क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट उसको रिवैम्पिंग कर दिया गया है, और उसको CIB को अब डिटेक्टिव विंग नया नाम दिया गया है, ठीक है। और SIB को क्या कहते हैं, स्पेशल विंग कहते हैं, और इसको डिटेक्टिव विंग कहते हैं। चलिए, तो न्यू SIB मॉड्यूल जो न्यू SIB वर्किंग है उसमें नाम बदल गया है। कांस्टेबल को क्या कहते हैं, वाचर। हेड कांस्टेबल को सिक्योरिटी असिस्टेंट। ASI को असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर। SI को डिप्टी इंटेलिजेंस ऑफिसर, और IPF को इंटेलिजेंस ऑफिसर नाम दिया गया है। पैसेंजर सिक्योरिटी विंग को एनालिटिकल विंग कहा जाता है अब, न्यू नेम आफ्टर रिवैम्पिंग। जो जैसे PS बनता था, PS होता था ना, जैसे ASC PS हम लोग नाम सुनते थे, वो रिवैम्पिंग के बाद ASC AW हो गया है। AW मतलब एनालिटिकल विंग हो गया है। इवैल्यूएशन ऑफ RPF को देखें तो इसके बारे में भी मैंने एक वहाँ पर आर्टिकल लिखा है। सबसे पहले ये 1985 में आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन बना,
पहले ये कंपनी पुलिस हुआ करती थी, फिर वॉच एंड वार्ड बनी, फिर रेलवे RSF बनी, रेलवे सिक्योरिटी फोर्स, फिर बनी RPF बन गई। अब देखिए जो निर्भया कांड के बाद जो है 3-4 सेक्शन जोड़े गए। 326 का ये एसिड अटैक, 354 ये सेक्सुअल हरासमेंट, 370 ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये जो 2013 में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। पॉस्को एक्ट जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये 2012 में आया था। ई सुविधा के बारे में क्या, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर विच हैज़ बीन डेवलप्ड टू कीप द सर्विस बुक ऑफ ईच RPF एंड RPF स्टाफ इन डिजिटल फॉर्म। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ ए वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट इनैक्टेड इन 2013 में इसके बारे में इनैक्ट किया गया था। बस थोड़ा देर और चलते हैं। एक्सपेंड CCTN, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। ICJS, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। RBMS क्या है, RPF बैरक मैनेजमेंट सिस्टम। कुछ इलीगल टाउटिंग सॉफ्टवेयर से पूछा जा सकता है, रेड मिर्ची, ANM, रेड मैंगो, रियल मैंगो एंड ब्लैक वोल्ट। इसमें जो है सबसे खतरनाक जो चर्चित है वो रियल मैंगो और रेड मैंगो, ये जो है बहुत चर्चित रहा है। आइए करंट अफेयर्स में देख लेते हैं थोड़ा सा। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है या CEO कौन है, श्री विनोद कुमार यादव। जो CDS कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। आर्मी चीफ कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने हैं। प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद है। वाइस प्रेसिडेंट हैं M वेंकैया नायडू। चेयरमैन कौन है, M वेंकैया नायडू, राज्यसभा के चेयरमैन। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कौन देख रहा है, अमित शाह देख रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर कौन, राजनाथ शाह। रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी में कुछ नाम देख लें। PV सिंधु जो है बैडमिंटन से, ये सवाल पूछा गया था। सानिया मिर्जा लॉन टेनिस से है। विश्वनाथन आनंद चेस से। तानिया सचदेवा जो है वो भी चेस से हैं। मैरी कॉम बॉक्सिंग से हैं। डोला बनर्जी आर्चरी तीरंदाजी, दीपिका भी तीरंदाजी से हैं। आगे साक्षी मलिक जो है रेसलिंग से हैं। गीता फोगाट रेसलिंग से हैं। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इतना महत्वपूर्ण जो भी चीज़ थी उसे कवर किया इस वीडियो में। इस वीडियो में से आपको सवाल ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट अब वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर आपके लिए फ़ायदेमंद होता है एग्ज़ाम के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तो वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक दिल से धन्यवाद।